WWE हमेशा से ही न्यू टैलेंट्स को पुश करते आया है और उनमें से कुछ लकी होते हैं कि क्राउड से भी उन्हें वही एक्सेप्टेंस मिला हो, पर कुछ टैलेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ओवरऑल फिजिकली तो अच्छे थे पर क्राउड से उन्हें रिएक्शन नहीं मिला और धीरे धीरे करके उनके पुश को WWE ने रोक दिया। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन WWE स्टार्स की जो WWE में मेगा पुश देने के बाद भी फेल हुए और उन्हें फैंस का प्यार नहीं मिला। नंबर 11 पे आते हैं मेसन रायन। रायन ने जब WWE में एंट्री करी थी 17 जून 2011 के रॉ के एपिसोड में, तो क्राउड ने उन्हें समझा था कि बटिस्टा वापस आ गए हैं WWE में, क्योंकि उनका लुक बहुत सिमिलर था डेव बटिस्टा से और उन्होंने उस समय सीएम पंक के फैक्शन न्यू नेक्सस को ज्वाइन कर लिया था। पर इसके बाद वे सीएम पंक को सपोर्ट करते दिखे थे और इसके चलते उन्हें बार बार इंजरी होती गई और यहाँ WWE ने उन्हें फेस भी बनाया था और वे बहुत सारे टैग मैचेस भी दिखे थे और WWE को यहाँ लगा कि रायन अभी भी अपने सिंगल्स पुश के लिए तैयार नहीं है और WWE सुपरस्टार्स पर रायन अपीयर होते दिखे थे। फिर उन्हें डेवलपमेंटल टेरिटरी भी भेज दिया गया था। फिर NXT में वे 2012 से 14 तक रहे थे। फिर 30 अप्रैल 2014 को रायन को WWE से रिलीज कर दिया गया था। नंबर 10 पे आते हैं वेडर। वेडर को WWE ने एक बहुत बड़ा मेगा स्टार बनाने की कोशिश की थी। लीन एलन वाइट WWE में आने से पहले न्यू जापान प्रो रेसलिंग के मेगा स्टार थे। फिर WCW में आने के बाद वे स्टिंग, फारूक और मिक फोली के साथ फ्यूड में थे और वहां पर वे एक मेगा हिल थे। 96 में विंस मैकमैन ने वेडर को WWE में लॉन्च किया था, क्योंकि उस समय WWE में मेगा हील्स की कमी थी, जहां पर वे उन्हें मेस्टरडॉन के नाम से WWE में लॉन्च करना चाहते थे। पर वेडर ने अपना ऑफिशियल रिंग नेम वेडर ही रखा था। रॉयल रंबल 96 में उन्होंने एंट्री करी थी और पूरे रंबल को उन्होंने डोमिनेट किया था। समर स्लैम 96 में वेडर को WWE चैंपियन शॉन माइकल्स के अगेंस्ट शॉट मिला था, पर यहाँ माइकल्स की बैकस्टेज पॉलिटिक्स ने वेडर को WWE चैंपियन बनने से रोका था। फिर वेडर यहाँ अंडरटेकर के अगेंस्ट एक शॉर्ट फ्यूड में दिखे थे, जहाँ पर इन योर हाउस, फाइनल 4 और कैनेडियन स्टैम्पीड में वे अंडरटेकर के साथ WWE चैंपियनशिप में भी इन्वॉल्व हुए थे और यहाँ पर भी वे फेल हुए थे। 97 के एंड में वे केन के साथ फ्यूड में दिखे थे और बहुत सारे सीरीज और लॉसेस के बाद उन्हें WWE ने जॉबर बना दिया था। 11 अक्टूबर 98 के संडे नाइट हीट में वे नए आए एज से भी हार गए थे। इसके बाद उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया था। पर ऐसा नहीं है कि WWE ने उनके योगदान को पूरी तरह से नकार दिया हो। मार्च 7, 2022 को वेडर को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया था। जून 18, 2018 को लीन एलन वाइट की डेथ हो गई थी निमोनिया के चलते। नंबर 9 पे आते हैं एल्बर्टो डेल रियो। WWE में हमेशा से ही मैक्सिकन रेसलर्स का अलग ही जलवा रहा है, जहां पर रे मिस्टीरियो, एडी गेरेरो, सिन कारा जैसे रेसलर्स ने फैंस को हमेशा से ही अपने हाई फ्लाइंग मूव से एंटरटेन किया है और एक मैक्सिकन टैलेंट थे एल्बर्टो डेल रियो। डेल रियो को WWE ने साइन किया था 4 सालों के लिए, जहां पर डेल रियो ने WWE में बहुत सारे डार्क मैचेस में रेसल किया था। पर ऑफिशियली डेल रियो ने अगस्त 20 स्मैकडाउन के एपिसोड में अपना डेब्यू किया था रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट और उन्हें एक वेल्दी रिच मैन की गिमिक दी गई थी जो सिमिलर थी JBL से। डेल रियो ने रॉयल रंबल 2011 भी जीता और कंपनी यहाँ डेल रियो को पुश कर रही थी। वे एक अच्छे रेसलर थे, पर फैंस के साथ अभी भी वे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने मनी इन द बैंक लैडर मैच भी जीता था और समर स्लैम पर उन्होंने अपना मनी इन द बैंक कैश इन किया था और वे WWE चैंपियन भी बन गए थे और यहाँ से डेल रियो बहुत सारे मेन इवेंट सीन में भी दिखे थे, पर अभी भी वे फैंस से उन्हें वो रिस्पांस नहीं मिला था, खासकर अमेरिकन ऑडियंस से। 7 अगस्त 2014 को उन्हें फायर कर दिया गया था उनके अनप्रोफेशनल एटीट्यूड के चलते। 2015 में डेल रियो ने WWE में फिर से रिटर्न किया था और उन्हें फिर मिड कार्ड फ्यूड्स में रखा गया था। फिर WWE की पॉलिसी को वायलेट करने के लिए डेल रियो को कंपनी से रिलीज कर दिया गया था। डेल रियो बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम में भी इन्वॉल्व रहे हैं, जैसे किडनैपिंग और रॉबरी में। 8 पर आते हैं आमिर जॉनसन। विंस मैकमैन आमिर जॉनसन को एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाना चाहते थे। जब वे WWE में आए थे, उनकी पर्सनैलिटी, लुक्स और उनका एटीट्यूड फैंस को बहुत पसंद आया था। आमिर WWE में आए थे तो वे अपनी 30s में थे और मिड 90s में WWE सिली गिमिक्स का डिपार्टमेंट था। उस समय आमिर जॉनसन का ओवरऑल पर्सनैलिटी दूसरे सिली कैरेक्टर्स और गिमिक्स से आगे था। 1995 में आमिर जॉनसन ने WWE में कदम रखा था और उन्होंने गोल्डस्ट को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अपने नाम की थी। WWE ने आमिर को स्लोली बिल्ड किया था और शुरुआत में उन्हें टैग टीम मैचेस में रेसल करवाया था और फैंस की तरफ से भी उन्हें पॉजिटिव रिएक्शन मिलना शुरू हो गया था और विंस उन्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी तैयार थे और टैग टीम मैचेस में वो शॉन माइकल्स के साथ पेयर्ड भी हुए थे। लेकिन बैकस्टेज पॉलिटिक्स के चलते आमिर जॉनसन का पुश थोड़ा रुकने लगा था। जॉनसन ने अपने कुछ इंटरव्यूज में कहा था कि शॉन माइकल्स ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका था और वे सही समय नहीं था किसी अफ्रीकन अमेरिकन को वर्ल्ड चैंपियन बनाने का और बाद में उन्हें एक इंजरी के चलते कुछ समय के लिए टीवी से ऑफ लेना पड़ा था। WWE ने उन पर पूरी तरह से गिव अप नहीं किया था। वे रिटर्न हुए थे और उन्हें अंडरटेकर के साथ पेयर भी किया था,
लेकिन फैंस ने उन्हें धीरे धीरे नापसंद करना शुरू कर दिया था और उनके फेलो रेसलर्स ने उन्हें रियलिटी में इंजर्ड करने का आरोप भी लगाया था। 1998 रॉयल रंबल में जब आमिर जॉनसन की एंट्री हुई थी तो उन्हें कोई रिएक्शन नहीं मिला था। उनका पुश तब तक पूरी तरह से रुक चुका था और वे उसके बाद रिलीज हो गए थे। नंबर 7 पर आते हैं हाइडन राइक। WWE ने हाइडन राइक की पर्सनैलिटी और उनके ओवरऑल और नेचुरली साइको दिखने वाली पर्सनैलिटी से इंप्रेस होकर उन्हें काफी पुश देने की कोशिश करी थी जब वे WWE रूथलेस एग्रेशन एरा में आए थे। उन्हें अंडरटेकर के साथ एक इंटेंस राइवलरी में डाला गया था और ऐसा कम ही देखने को मिला था कि अंडरटेकर के अगेंस्ट किसी रेसलर को इतना रूथलेस और पावरफुल दिखाया गया हो। और उनको स्मैकडाउन में एक स्ट्रेट जैकेट में लाया गया था तो उन्हें देखकर यह क्यूरियोसिटी होती है कि ये बंदा कितना खतरनाक हो सकता है कि उसे स्ट्रेट जैकेट में रखा गया हो। और पॉल हेमन को उनके साथ पेयर किया गया था और बाद में ऐसे प्लान्स थे कि अंडरटेकर और केन वर्सेस हाइडन राइक और सिनेट्स्की फेस करेंगे रेसलमेनिया 21 में, और इसे कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें बुकर टी के अगेंस्ट एक स्टोरी में डाल दिया गया था और तब वे फेस हो गए थे। तब फैंस की तरफ से उन्हें थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन भी मिलने लगा था। हाइडन राइक ने ऑरलैंडो जॉर्डन को चैलेंज किया था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए जजमेंट डे 2005 में, पर वे हार गए थे। इसके चलते वे रोड वॉरियर हॉक के साथ भी पेयर हुए थे जिसे द न्यू लेजेंड ऑफ डूम कहा गया था और उन्होंने WWE टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती थी और 2006 में हाइडन राइक को रिलीज कर दिया गया। 6 पर आते हैं लेक्स लूगर। लेक्स लूगर रेसलिंग के वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट रेसलर्स में से एक है जो 90s में रेसलिंग देखकर बड़े हुए हैं। उन्हें लेक्स लूगर के बारे में ज़रूर पता होगा। लेक्स WCW के टॉप स्टार थे और उनके लुक्स और पर्सनैलिटी से इंप्रेस होकर लूगर को WWE में साइन किया गया। 1993 रॉयल रंबल में लूगर ने डेब्यू किया था एज अ नार्सिसिस्ट लेक्स लूगर जब वे हील थे और विंस का प्लान लूगर को नेक्स्ट हल्क होगन बनाने का था। 1993 में हल्क होगन ने WWE को छोड़ दिया था और वे WCW चले गए थे, तो उन्हें एक ऐसा फेस चाहिए था WWE में जो नेक्स्ट अमेरिकन हीरो की तरह लगता हो। तो लेक्स लूगर के अंदर विंस को नेक्स्ट हल्क होगन का रिफ्लेक्शन दिखाई देने लगा था। लेक्स लूगर ने योकोजुना को पावर स्लैम करा था योकोजुना बॉडी स्लैम चैलेंज में और वे नए अमेरिकन हीरो बन गए थे और विंस ने हर एक भरसक कोशिश करी थी लेक्स लूगर को मेगा पुश देने की, पर फैंस लेक्स लूगर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाई थी पूरी तरह से। लेक्स लूगर वर्सेस योकोजुना फ्यूड भी चला था, पर तब भी लेक्स लूगर को फैंस की तरफ से वो रिएक्शन नहीं मिला था जो हल्क होगन को मिला करता था। 1994 रॉयल रंबल से ये साफ हो गया था कि फैंस ब्रेट हार्ट को एज अ मेगा स्टार और चैंपियन देखना चाहते हैं और रेसलमेनिया 10 के बाद से लेक्स लूगर को मिड कार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और फाइनली 1995 के मिड में लेक्स ने WWE को छोड़ दिया और वे WCW चले गए थे। नंबर 5 पे आते हैं मॉर्डिकाई। मिड 2004 में WWE में कुछ प्रोमोज दिखाए गए थे जिसे देखकर ऐसा लगा था कि WWE में फिर से कोई इविल एंटिटी आने वाली है जो पूरी तरफ से वाइट कॉस्ट्यूम पहने रखता है और हमें अंडरटेकर की मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस वाला फैक्शन याद आ जाता है। अंडरटेकर कुछ इस तरह की इविल रिचुअल्स करते दिखे थे और कुछ रूमर्स ये भी थे कि अंडरटेकर को फेस करेंगे रेसलमेनिया 21 में। इसको मॉर्डिकाई की गिमिक बहुत पसंद आई थी और मॉर्डिकाई ने अपने शुरुआती मैचेस में WWE के जाने माने रेसलर्स को हराया था जैसे हार्डकोर होली और स्कॉटी टू हॉटी को। रियल लाइफ में केविन मैथ्यू फर्टिग एक बार फाइट में इन्वॉल्व हो गए थे और उनके अगेंस्ट एक लॉ सूट जारी किया गया था और जब विंस मैकमैन को इसके बारे में पता चला था तो उनके पुश को रोक दिया गया था और उन्हें डेवलपमेंटल टेरिटरी फिर से भेजा गया था जहां वे अपनी इन रिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें। जब वे रिटर्न हुए थे ECW में केविन थॉर्न के नाम से और ये एक वैम्पायर की गिमिक थी। नंबर 4 पर आते हैं नेथन जोन्स। एक ऐसा इंसान जो दिखने में मैनियक लगता हो और उसकी टेंडेंसी रिंग में क्या करने को गुजर जाए ये कोई नहीं कह सकता। नेथन जोन्स दिखने में एक इंटेंस ह्यूमन नजर आते हैं और वे ऑस्ट्रेलिया के प्रिजन में 7 साल तक रह चुके थे और इस दौरान वे बहुत सारी रॉबरीज में भी इन्वॉल्व रहे थे। तो WWE को ऐसा लगा कि नेथन जोन्स का क्रिमिनल बैकग्राउंड उन्हें WWE में एस्टेब्लिश होने में मदद करेगा और वे ओवरऑल काफी इंप्रेसिव फिजिकल स्पेसिफिक में नजर आते हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वे आपको सेकेंड्स में खत्म कर देगा। उन्हें अंडरटेकर के साथ रेसलमेनिया 19 के लिए पेयर किया गया था जिसमें एट्रियन और बिग शो के साथ लड़ने वाले थे, पर लास्ट मोमेंट पर इस मैच को हैंडीकैप मैच घोषित कर दिया गया था कि क्रिएटिव्स को लगा कि नेथन जोन्स अभी इस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार नहीं है और उन्हें डेवलपमेंटल टेरिटरी में कुछ महीने अपने आप को इंप्रूव करने के लिए भेजा गया था और जब वे रिटर्न हुए थे तो वे हील हो गए थे और वे सर्वाइवर सीरीज 2003 में ब्रॉक लेसनर की टीम का पार्ट थे और 6 दिसंबर 2003 जोन्स ने कंपनी क्विट कर दी थी क्योंकि वे WWE के ट्रैवलिंग शेड्यूल से परेशान थे और रेसलिंग छोड़ने के बाद उन्होंने बहुत सारी मूवीज में एक्टिंग भी करी। बहुत बड़ी मेगा बजट मूवीज में वे तगड़े रोल में दिखाई देते हैं जो उनकी फिजिक और पर्सनालिटी के हिसाब से उनके ऊपर सूट करती। नंबर 3 पे आते हैं बिग केस। एंजो एंड बिग केस जब अलग हुए थे तो ऐसा लगा था कि बिग केस को WWE एक मेगा पुश देगी क्योंकि WWE पास्ट में लंबे एथलेटिक लुक वाले रेसलर्स को पुश कर चुका था जैसे अंडरटेकर, केन, बिग शो और केविन नैश। बिग केस को WWE ने काफी अच्छा पुश देने की कोशिश की थी पर वे फैंस के साथ कनेक्ट नहीं हो सके थे। वे डेनियल ब्रायन के साथ भी फ्यूड में भी रहे थे और उनके मैचेस कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे और वे डेनियल ब्रायन के साथ सीरीज ऑफ मैचेस में भी दिखे थे और फाइनली जून 19 2018 के बाद उन्हें WWE से रिलीज कर दिया गया था क्योंकि वे
WWE टूर के दौरान ऑफ स्क्रिप्ट चले गए थे और पब्लिक इंटॉक्सिकेशन करने लग गए थे और विंस के ऑर्डर को भी उन्होंने खारिज किया था। उन्हें एक व्यक्ति पर हमला करते हुए देखा गया था जो डेनियल ब्रायन की नकल कर रहा था। ये बात मे 1 स्मैकडाउन के एपिसोड की है। बिग केस ने बाद में कहा था कि वे एंजाइटी, डिप्रेशन और अल्कोहल एडिक्शन से जूझ रहे हैं, जो कि इनको कंपनी छोड़ने का उनका कारण बना। नंबर 2 पे आते हैं क्रिस मास्टर्स। विंस मैकमैन का ऑब्सेशन मस्कुलर और बॉडी बिल्डर रेसलर्स के प्रति कभी खत्म नहीं हुआ था। मास्टर्स ने रॉ में डेब्यू किया था एज अ हील और इसके बाद उन्होंने अपने नेल्सन होल्ड को मास्टर लॉक में तब्दील कर लिया था और वे चैलेंज करते हैं कि मास्टर लॉक को कोई ब्रेक नहीं कर सकता और फॉलोइंग वीक्स मास्टर अपने मास्टर लॉक से अनडिफीटेड रहे थे। फिर WWE ने मास्टर्स को शॉन माइकल्स के अगेंस्ट एक फ्यूड में डाला था और माइकल्स ने मास्टर्स के मास्टर लॉक के चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया था और मास्टर्स इसमें नाकाम रहे थे। अनफॉरगिवन 2005 में शॉन माइकल्स ने मास्टर्स को डिफीट किया था और इससे ये साफ हो गया था कि मास्टर्स अभी भी बड़े मैचेस के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद मास्टर्स को अलग अलग रेसलर्स के साथ भी पेयर किया गया था पर काम नहीं बना। सर्वाइवर सीरीज 2005 में वे रॉ की तरफ से उन्होंने कम्पीट भी किया था और इसके बाद उन्हें जॉन सीना के साथ एक फ्यूड में भी डाला गया था पर वहाँ पे भी वो एज ए परफॉर्मर फेल हो गए थे। 2007 में रिलीज हो जाने के बाद 2009 में वे फिर WWE में वापस आए थे और इस बार वे फेस हो गए थे और 2010 से 2011 तक उन्हें लोअर कार्ड्स फ्यूड में ही रखा गया था। फिर उन्हें वो स्टेटस नहीं मिल पाया जो उन्हें WWE के अपने इनिशियल फेज में मिला था। नंबर 1 पर आते हैं स्कॉट स्टाइनर। स्कॉट स्टाइनर WWE में इससे पहले 90s में भी रह चुके थे। 1992 से 1994 तक वे WWE में उन्होंने अपने भाई रिक स्टाइनर के साथ टैग टीम मैचेस में ही कम्पीट किया था। विंस मैकमैन स्टाइनर से बहुत इंप्रेस हुए थे, वो उन्हें सिंगल रेसलिंग स्टार बनाना चाहते थे और विंस ये चाहते थे कि स्टाइनर रॉयल रंबल 1994 जीते, पर स्टाइनर एज ए टैग टीम परफॉर्मर ही रहना चाहते थे और वे WCW चले गए और लेट 90s के आते उन्होंने अपने अपीयरेंस को चेंज किया और वे अपने आप को फ्रीकजिला बताने लगे थे। फिर 2001 में जब WCW को विंस ने परचेस कर लिया था तो उन्होंने 2001 इन्वेजन एंगल को मिस किया था और 2002 सर्वाइवर सीरीज में उन्होंने एंट्री करी थी जिसमें उन्होंने मैट हार्डी और क्रिस्टोफर नोवेंस्की को बुरी तरह स्मैश किया था और क्राउड ने स्टाइनर को ट्रेमेंडसली WWE में वेलकम किया और उसके बाद उनका पहला मेजर फ्यूड रहा था ट्रिपल एच के साथ में और इस दौरान उनके पोस्ट डाउन और आर्म रेसलिंग कॉन्टेस्ट हुए थे। इतने ऑफबीट सेगमेंट्स के बाद क्राउड का टच स्टाइनर में खत्म होने लगा था और दोनों पेपर व्यू मैचेस रॉयल रंबल और नो वे आउट में स्टाइनर हार गए थे और यहाँ WWE क्रिएटिव्स ने स्टाइनर को डायरेक्ट मेन इवेंट में डाल दिया। अगर स्टाइनर कुछ फेमस अपोनेंट्स के साथ वीकली बेसिस पर लड़ते और 6 से 8 महीने के टाइम में वे WWE ऑडियंस के साथ कनेक्ट होते तो वे कामयाब चैलेंजर हो सकते थे वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। WCW में वे एक नेचुरल मेगा हील थे और यहाँ WWE में उन्हें एक बेबी फेस की तरह पुश किया गया था जो अनलाइकेबल है क्योंकि उनका अपीयरेंस और उनका लुक एक विलन की तरह ज्यादा लगता है ना कि एक क्लियर कट बेबी फेस की तरह। अनफॉर्चुनेटली उनकी स्टोरी लाइन जिसमें वे कोई खास इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाए और उन्हें उसके बाद मिड कार्ड में टेस्ट के साथ एक फ्यूड में डाल दिया गया था जिसमें वो स्टेसी कीबलर के साथ उनका रिलेशनशिप भी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एंगल था और स्टाइनर 2004 के समर में WWE से रिलीज हो गए थे। इसके बाद उन्हें इम्पैक्ट रेसलिंग में जरूर सक्सेस मिली और एट प्रेजेंट वे इंडिपेंडेंट सर्किट पे अभी भी रेसलिंग करते हैं।